यह साल 1929 चल रहा था जब जर्मनी के एक यहूदी परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। लेकिन यह कहानी इस जन्म से शुरू नहीं होती, बल्कि शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के बाद से, जब जर्मनी इस युद्ध में बुरी तरह से हार चुका था। लेकिन साल 1933 में जर्मनी की सत्ता एक ऐसे तानाशाह शख्स के पास पहुंचती है जिसके कारण दूसरा विश्व युद्ध तो हुआ ही, इसके साथ ही उस शख्स ने जर्मनी में रहने वाले यहूदी धर्म के लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को तहस नहस करके उन लोगों को मौत के घाट उतारने की एक तरकीब पर भी अमल किया। उस शख्स का नाम था एडोल्फ हिटलर। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के हालात बेहद दयनीय हो चले थे। अब नफरत कहें या सनकीपन, लेकिन हिटलर को लगता था इन सब का कारण यहूदी धर्म के लोग ही हैं, और इसलिए इन सब को खत्म करने के लिए उसने यातना शिविर यानी नाजी कंसंट्रेशन कैंप बनाए। उन कैंपों में जर्मनी के खिलाफ बोलने वालों को रखा जाता, लेकिन इसकी आड़ में अधिकतर यहूदी ही होते। उन्हें उस कैंप में बंद कर जहरीली गैस के हवाले कर दिया जाता, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी मौत हो जाती। इन्हीं कैंपों की फहरिस्त में शुमार थी एना फ्रैंक और उसका परिवार। एना फ्रैंक एक 16 साल की लड़की थी जिसे इस दर्दनाक हादसे का शिकार होना पड़ा। उसने अपने अंतिम दिनों के कुछ पलों को अपनी डायरी में लिखा, जो उस वक्त के जर्मनी की दास्तां को बयां करती थी। वह डायरी आज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से खूब प्रसिद्ध है। इसे 50 भाषाओं में ट्रांसलेट कर एक किताब का रूप दिया गया है, जो दुनिया भर में खूब विख्यात है। एना फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के एक शहर फ्रैंकफर्ट में हुआ था। इनके परिवार में पिता और मां एडिथ के अलावा एक बहन भी थी जिसका नाम था मॉर्गेट, जो एना से लगभग 3 साल बड़ी थी। परिवार और शहर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 1933 में जैसे ही हिटलर की नाजी पार्टी सत्ता में आती है तो वह यहूदियों पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। जब ओटो हेनरिच को इस बात का पता चलता है कि हिटलर उनके धर्म के लोगों को मारने के लिए आमादा होता फिर रहा है, तो वे अपने परिवार को लेकर नीदरलैंड निकल जाते हैं। लेकिन सन 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और हिटलर नीदरलैंड समेत जर्मनी के आसपास के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर देता है। इसके बाद हेनरिच फ्रेंच के सामने अपने परिवार की सुरक्षा एक चुनौती बन जाती है। इसी पसोपेश में उन्हें एक ऐसे ठिकाने का पता चलता है जहां वह सुरक्षित रह सकते थे। लिहाजा नीदरलैंड से कुछ दूर एम्स्टर्डम में एक 3 मंजिला मकान में परिवार और कुछ दोस्तों के साथ वो छिप छिपा कर रहना शुरू कर देते हैं। यह तारीख 12 जून थी और साल 1942 था। उस दिन एना फ्रैंक का 13वां जन्मदिन था। इस मौके पर पिता हेनरिच फ्रेंच उन्हें एक सुंदर लोक लगी डायरी गिफ्ट करते हैं। लिखने की शौकीन एना ने अपने व्यक्तिगत बातों के साथ साथ जीवन के कड़े अनुभवों को भी उस डायरी में दर्ज करना शुरू कर दिया था। नाजियों द्वारा यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था और इसलिए हेनरिच फ्रेंच अपने 2 दोस्तों हरमन ऑगस्ट वॉन पेल्स और उनका बेटा पीटर फिटिज एम्स्टर्डम से निकल आते हैं। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। वे सब छिप छिपाकर बहुत ही शांति से उस 3 मंजिला मकान में रह रहे थे। पड़ोसियों का खौफ इतना था कि वह टॉयलेट का फ्लश तक इस्तेमाल नहीं किया करते थे। वह सब मिलकर रात में रेडियो पर दूसरे विश्व युद्ध का जायजा लेते और विश्व युद्ध खत्म होने का इंतजार करते। इसी उम्मीद में वे सभी यह कठिन समय काट रहे थे। इस बीच शांत से और बोरिंग माहौल में अकेलापन दूर करने के लिए वह डायरी एना फ्रैंक की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। लेकिन एक दिन नाजियों को इनकी भनक लग जाती है और वे उस बिल्डिंग में रह रहे सभी 8 सदस्यों को बुरी तरह से पकड़ यातना शिविरों में भेज देते हैं। तारीख होती है 4 अगस्त 1944 और एना की डायरी में एंट्री की आखिरी तारीख थी 1 अगस्त 1944। एना की पहली एंट्री 12 जून 1942 है, जिसमें वह व्यक्तिगत बातों को समेटते हुए अकेलेपन की दास्तां को बयां करती है। वह लिखती है, मुझे आशा है कि मैं तुम्हें यह सब बता पाऊंगी जो मैंने अपने मन के भीतर अब तक समेट कर रखा है, और मुझे उम्मीद है कि यह सब बता मुझे तुमसे चैन और सुकून ज़रूर मिलेगा।
ऐना की डायरी में उनके स्कूली किस्सों के साथ साथ उनकी माँ और बहन से अनबन और प्रेम प्रसंग के किस्से भी मिलते हैं। हर लड़की या लड़के की तरह ऐना ने भी डायरी में महज अपनी व्यक्तिगत बातों को दर्ज किया। लेकिन साल 1944 के शुरुआत में प्रकाशन की दृष्टि और पाठकों की सहजता से उन्होंने इन व्यक्तिगत किस्सों में संशोधन करते हुए अपने आसपास के माहौल को बयां करना शुरू कर दिया था। ऐना की डायरी से 9 अक्टूबर 1942 की एंट्री में लिखा होता है कि हमारे कई यहूदी दोस्तों और रिश्तेदारों को ग्रुप में ले जाया गया। गेस्टापो यानी नाजी पार्टी की खुफिया पुलिस उनसे बहुत खराब रवैये से पेश आ रहे थे। यदि हॉलैंड में इतना बदतर रवैया है तो उन ग्रामीण और असभ्य इलाकों में रहने वालों के साथ क्या होगा जहां उन्हें भेजा जा रहा है। हमें लगता है वहां अधिकतर लोगों को मार दिया जाता है। रेडियो कहता है कि इन्हें मारने के लिए गैस चैम्बर में डाल दिया जाता है ताकि इंसान जल्दी मर जाए। ऐना फ्रैंक की 11 मई 1944 की एंट्री से पता चलता है कि वो पत्रकार बनना चाहती थी। वो कहती हैं, आपको तो पता ही है कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पत्रकार और उसके बाद एक मशहूर लेखिका बनने की है। नाजियों द्वारा पकड़े जाने के बाद फ्रैंक परिवार को एक कैटल ट्रेन में जानवरों की तरह भरकर ऑस्टविटीज कैंप में ले जाया गया, जहां हजारों की संख्या में एक साथ यहूदियों को कैद कर रखा जाता था। कैंप पहुंचने के बाद ओटो फ्रैंक परिवार से अलग हो जाते हैं। अक्टूबर महीने में ऐना और उनकी बहन मॉर्गेट को अलग कैंप यानी बर्गन बेल्स में ले जाया जाता है। बर्गन बेल्स में यहूदियों के हालात जानवरों से भी बदतर थे। नाजियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ उन्हें मारना था। यहाँ जहरीली गैस तो नहीं थी, लेकिन बीमार लोगों के बीच रहना, खाना पीना ठीक से ना मिलना और उस गंदगी में रहना मौत से भी कई गुना बुरा था। यही वजह रही कि ऐना फ्रैंक और बहन मॉर्गेट लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाए। पहले ऐना ने मॉर्गेट को अपनी आंखों के सामने मरती देखा और फिर फरवरी 1945 में खुद भी जिंदगी की जंग हार गई, जबकि मां की मौत ऑस्टविटीज में हो ही जाती है। बचे तो सिर्फ ओटो फ्रैंक, जिन्होंने सन 1947 में एक पब्लिशर से अपनी बेटी ऐना फ्रैंक की डायरी को किताब की शक्ल में तब्दील कराया। और आज ऐना फ्रैंक को हम एक लेखिका के रूप में जानते हैं, जैसा वो बनना चाहती थी। लेकिन उस लेखिका की कहानी दिल दहलाने वाली थी।